हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। हिंदी पेडागोजी इसका जो एक कोर्स चल रहा है उसमें आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 के बारे में। तो देखिए, ये हम आधार मान के चल रहे हैं सीटेट जो कि 31 जैन को होने वाला है। तो हिंदी पेडागोजी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पिछले क्लास में हमने चर्चा कर ली थी। तो आज हम सेकेंड चैप्टर की बात करेंगे। इसके पहले हमने अधिगम व अर्जन के बारे में बात करी थी, जो कि हिंदी पेडागोजी का पहला चैप्टर था। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 की, जो कि है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। यानी देखिए, क्या होता है कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत, बच्चों को जब हम पढ़ना सिखा रहे हैं, लिखना सिखा रहे हैं, तो कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, कौन कौन से सिद्धांतों सूत्रों का प्रयोग करके हम बच्चे को भाषा शिक्षण अच्छी तरह से दे सकते हैं। क्लियर? तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेडागोजी का भाषा शिक्षण का सिद्धांत। इसमें आपके भाषा के जो सूत्र होते हैं वो भी आ जाएंगे और भाषा शिक्षण के सिद्धांत भी शामिल हैं। तो हर एक टीचिंग एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे सीटेट, रीट, एमपीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट और जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं, भाषा शिक्षण के सिद्धांत से आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप जो है कम से कम आप 2 से 3 नंबर जो होते हैं वो आप अपने श्योर कर लेंगे। क्लियर? तो आज हम बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए बात करते हैं भाषा शिक्षण का अर्थ क्या है। देखिए, भाषा शिक्षण, जैसे कि हम भाषा अगर बच्चों को सिखा रहे हैं तो उसका अर्थ क्या है, भाषा शिक्षण हम क्यों देते हैं बच्चों को। तो देखिए, कही जा रही है बात कि भाषा शिक्षण वह प्रक्रिया अथवा माध्यम है जिसके द्वारा इस बात पर बल दिया जाता है कि बच्चा पढ़ता कैसे है, बच्चा लिखना कैसे सीख रहा है। ठीक है, अर्थात किसी भी बच्चे को पढ़ना लिखना किस प्रकार से सिखाया जाए ताकि वह क्या करे, भाषा को समझकर विभिन्न क्षेत्रों में उसका प्रयोग कर सके। क्लियर? तो यही होती है भाषा शिक्षण का अर्थ, ताकि बच्चा जो है पढ़ना लिखना सीख जाए। ठीक है, और विभिन्न क्षेत्रों में वो भाषा का प्रयोग बेहतर तरीके से समझ जाए। यही होता है भाषा शिक्षण का अर्थ। अब भाषा शिक्षण का अर्थ तो ये क्लियर हो गया, लेकिन इसको समझाने के लिए कुछ शिक्षण सामग्रियों का भी उपयोग करना होगा, यानी कुछ सिद्धांत को लेकर चलना होगा, उसी के आधार पे हम बच्चों को भाषा शिक्षण कराएंगे। क्लियर? तो वो सिद्धांत कौन कौन से हैं उन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, शिक्षण सामग्री का उपयोग करने के लिए कुछ शिक्षण सूत्र, सिद्धांत आदि का पालन करता है, जो कि निम्न है। तो वो कौन कौन से सिद्धांत हैं, किनको हम बेस बनाकर भाषा शिक्षण कराएंगे बच्चों को। क्लियर? तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो है अभिप्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन। देखिए, हर एक की जिंदगी में मोटिवेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप किसी चीज़ से मोटिवेट नहीं होंगे, आप उस चीज़ को बेहतर ढंग से नहीं कर सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल ले लीजिए, अगर मैं कहूँ कि आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए, मेरी क्लास को करते रहिए, सीटेट जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उनके फॉर्म्स आप फिल करते रहिए, पर आपको नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मैं आपको एक तरीके से क्या कर रही हूँ, डीमोटिवेट कर रही हूँ। तो अगर आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, अगर आपको अभिप्रेरणा नहीं मिलेगी, मोटिवेशन आपको किसी तरह का नहीं मिलेगा, तो आप कल से ना कोई टीचिंग का फॉर्म फिल करेंगे और ना ही आप मेरी वीडियोस या किसी की भी वीडियोस यूट्यूब पे देखेंगे। ठीक है, तो हर एक की जिंदगी में मोटिवेशन का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए, अभिप्रेरणा एक आंतरिक कारक या स्थिति है जो किसी क्रिया या व्यवहार को आरंभ करने की प्रवृत्ति जागृत करती है। और जब हमें पता चल हम क्यों कर रहे हैं, हम टीचिंग एग्जाम्स के फॉर्म क्यों फिल कर रहे हैं, हम टीचिंग की क्यों तैयारी कर रहे हैं, हम किसी के वीडियोस यूट्यूब पे या ऑनलाइन जो कोर्स हम क्यों खरीदते हैं, हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, एक ही गोल होता है कि हमें टीचर बनना है। क्लियर? तो ये क्या करती है, आरंभ करने की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है आप में। यह व्यवहार की दिशा तथा मात्रा भी निश्चित करती है। क्लियर? ठीक है, तो अभिप्रेरणा कैसी होगी, चाहे वो आंतरिक रूप से आपको मिलेगी और चाहे बाह्य रूप से मिलेगी, लेकिन आपको एक मोटिवेशन मिलना चाहिए। क्लियर? तो ये था हमारा पहला शिक्षण सूत्र का सिद्धांत था। तो ये देखिए, हमें बच्चे को जब भाषा शिक्षण कराना है तो अभिप्रेरणा उसको जरूर देनी पड़ेगी। क्लियर? आगे चलते हैं हम रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत यानी कि बच्चे में इंटरेस्ट भी होना चाहिए। देखिए, अभिप्रेरणा और रुचि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आप मोटिवेट हो रहे हैं तो आप चीजों में इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। क्लियर? लेकिन आपको जब बच्चे को हमें शिक्षण
कराना है, ठीक है, भाषा शिक्षण कराना है तो उसके अंदर एक रुचि पैदा करना होगा, एक इंटरेस्ट पैदा करना होगा, ठीक है, तभी बच्चा बेहतर तरीके से सीख सकता है। और जरूरी नहीं है कि जिस चीज से आप मोटिवेट हो गए हैं तो उस चीज में आपको रुचि भी हो, यानी कि इंटरेस्ट भी हो। क्लियर? तो इस सिद्धांत के अनुसार भाषा तथा उसकी पाठ्य सामग्री के प्रति रुचि उत्पन्न करना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षक को शिक्षण प्रणालियों का चुनाव बच्चों की रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए। यानी शिक्षक, एक टीचर जो होता है, उसको बच्चों के अनुरूप ही शिक्षण प्रणालियों का चुनाव करना चाहिए, ताकि बच्चा जो है वो, अगर देखिए बच्चा इंटरेस्ट लेगा चीजों में तो वो सक्रिय रहेगा क्लास में, ठीक है, और चीजों को बहुत ही बेहतर तरीके से सीख पाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। इन देखिए बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं और शिक्षा शास्त्री हैं, इनके अनुसार क्या है, जब बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करेगा, यानी जब बच्चा खुद करेगा तो वो बेहतर तरीके से सीख सकता है, वो चीज़ें वो कभी नहीं भूलेगा। और देखिए बालक को करके सीखने में बहुत ही आनंद आता है। कुछ प्रमुख शिक्षा शास्त्री जैसे फ्रॉबेल, मॉन्टेसरी व जॉन डीवी ने करके सीखने पर बहुत अधिक बल दिया है। ये कुछ प्रमुख शिक्षा शास्त्री हैं, इन्होंने करके सीखने पर बहुत ही अधिक बल दिया है। और भाषा शिक्षण के समय छात्रों को सतत क्रियाशील रहना अत्यंत आवश्यक है। इससे छात्रों के अध्ययन में रुचि बढ़ेगी, और जब रुचि बढ़ेगी तो वह प्रश्न पूछेगा और मौखिक और लिखित कार्य करना शुरू कर देगा। तो एक नहीं अनेक फायदे होंगे करके सीखने में, यानी लर्निंग बाय डूइंग में, कि बच्चा जब खुद से कुछ चीज करके सीखेगा तो वो क्या करेगा, सतत क्रियाशील रहेगा, ठीक है, मतलब क्लास में वो एक्टिव रहेगा, और जब एक्टिव रहेगा तो उसका इंटरेस्ट अपने आप बढ़ जाएगा, और जब उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा तो वो क्वेश्चन पूछेगा क्लास में, ठीक है, और उस जब क्वेश्चन पूछेगा तो मौखिक और लिखित कार्य करना भी वो शुरू कर देगा, ठीक है। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाषा शिक्षण में। क्लियर? आगे चलते हैं हम अभ्यास का सिद्धांत। देखिए प्रैक्टिस जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो चाहे शिक्षण सिद्धांत के लिए भी और वैसे भी। देखिए आप एग्जांपल ले लीजिए, आपको गाड़ी बहुत बेहतर तरीके से चलानी आती है, ठीक है, लेकिन किसी कारणवश आपने गाड़ी 1-2 महीने नहीं छुई है, तो धीरे धीरे वो चीज़ें क्या होंगी, धीरे धीरे वो चीज़ें भूलती जाएंगी। क्लियर? तो अभ्यास जो है, और सेम ऐसे ही हमारे पढ़ाई में भी चलता है, जब आप बहुत दिनों तक पढ़ाई से आपका नाता रिश्ता खत्म होने लगेगा तो जो चीज़ें आपको आने लगती है, वो आती हैं चीज़ें, वो भी आप धीरे धीरे भूलते जाएंगे। क्लियर? तो अभ्यास का सिद्धांत जो है वो भाषा शिक्षण के लिए बहुत ही जरूरी होता है, कि जब बच्चा अभ्यास करेगा, जितना ज्यादा वो प्रैक्टिस करेगा उतनी ज्यादा चीजें वो बेहतर तरीके से कर सकता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति जिस कार्य को बार बार करता है उसे जल्दी सीख लेता है, एवं जिस कार्य को बहुत समय तक नहीं करता उसे धीरे धीरे भूलने लगता है। अतः भाषा शिक्षण के समय छात्रों को अभ्यास करते रहना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट है आपका समन्वय का सिद्धांत। समन्वय के सिद्धांत में क्या बताया गया है कि भाषा मनोवैज्ञानिकों ने क्या सिद्ध किया है कि बच्चे उन विषयों एवं क्रियाओं में अधिक रुचि लेते हैं जो उनके पास वास्तविक जीवन से संबंधित हो। देखिए जो बच्चे प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, जो उनके वास्तविक जीवन से संबंधित होते हैं, उनमें बच्चा बहुत ही ज्यादा रुचि लेता है। अतः शिक्षकों को पढ़ाते समय उसे छात्रों के जीवन से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, जिससे छात्र उसे शीघ्रता से ग्रहण कर सकें। ठीक है, तो जब बच्चे के वास्तविक जीवन से कोई चीज जोड़ के हम पढ़ाएंगे तो वो क्या करेगा, वो बेहतर तरीके से चीजों को एनालाइज कर पाएगा, सीख पाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है आपका व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान से समझिएगा। देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता मतलब हर एक बच्चे को आपको साथ लेकर चलना है। देखिए कक्षा में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आप एक बार ही समझाएंगे वो तुरंत ही चीज़ों को कैच कर लेते हैं, लेकिन एक एवरेज वाला बच्चा भी होता है जो नॉर्मल उसका वो होता है माइंड, धीरे धीरे चीज़ों को सीखता है, और एक होता है जो बहुत देरी में चीज़ों को कैच कर पाता है। ठीक है, तो हमें इन तीनों बच्चों को साथ में लेकर चलना है। ऐसा नहीं जो तेज तर्रार बच्चा है उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम पूरी क्लास चलाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होता है। देखिए हर एक बच्चा जो होता है, इवन आप अगर देखेंगे कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं, जो ट्विंस होते हैं, उनमें भी कुछ कुछ जो समानताएं होती हैं वो पाई जाती हैं। उनकी शक्ल तो एक जैसी होंगी पर उनकी भाषाई क्षमता, उनकी संज्ञानात्मक जो विकास उनका होगा, उनका जो है जितना भी उनका डेवलपमेंट होगा वो अलग अलग होगा, वो एक तरह नहीं होगा, यानी उनमें भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। ठीक है, तो हर कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती
जाती है, इसलिए व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए ही भाषा शिक्षण कराना चाहिए। क्लियर? तो व्यक्तिगत विभिन्नता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात देखिए, आज ये जो कोर्स चल रहा है हिंदी पेडागोजी का, इससे आपको रिलेटेड जो सीरीज करवाई जा रही थी, तो आप चैप्टर एक एक चैप्टर करके आप वहाँ से क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बाल केंद्रिता का सिद्धांत, यानी कि अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसको ध्यान में रखकर आप शिक्षण करवाइए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बच्चे की क्षमता कुछ और है, आप उसके क्षमता से ऊपर का अगर चीज़ बताएंगे उसको तो वो उसके सिर के ऊपर से निकल जाएगा। क्लियर? तो बच्चों को ध्यान में रख के एनसीएफ ने भी इस बात पे जोर दिया है कि हमें जो है शिक्षण जो है वो बच्चों को ध्यान में रख कर करानी चाहिए। तो भाषा शिक्षण के समय एक शिक्षक को सदैव ध्यान रखना चाहिए कि उसके शिक्षण का केंद्र बालक है, अतः बालक की क्षमता व स्तर का ध्यान रखकर ही शिक्षण कार्य करना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट है आपका अनुकरण का सिद्धांत। देखिए, बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं, देखिए जब हमने अधिगम और अर्जन पढ़ा था तो बच्चे अर्जन कैसे करते हैं? अनुकरण के द्वारा करते हैं। क्लियर? यानी कॉपी करते हैं। छोटे बच्चे को आपने देखा होगा घर पे कि जो कुछ भी आप उल्टा सीधा बोलेंगे वो उसी चीज को क्या करेंगे? दोहराएंगे, रिपीट करेंगे, यानी आपको देखकर वो भी वैसा बोलने की कोशिश करेंगे। तो बच्चे अनुकरण द्वारा जल्दी सीखते हैं। बच्चे अपने शिक्षक के बोलने, लिखने, स्वर, यहाँ देखिए स्वर भक्ति होगा। क्लियर? स्वर भक्ति आदि का अनुकरण करके वैसे ही सीखने का प्रयत्न करते हैं। अतः शिक्षकों को स्वयं अपनी उच्चारण, बोलने की गति, लेखन शुद्ध तथा स्वच्छ रखनी चाहिए। अब देखिए, जब बच्चा कॉपी करके सीख रहा है तो सिखाने वालों को भी क्या करनी चाहिए? अपने उच्चारण अपना शुद्ध रखना चाहिए, उनकी लेखन, उनका जो लेखन है वो शुद्ध तथा स्वच्छ रहना चाहिए। ठीक है? ऐसा नहीं है अगर आप जैसा बोलेंगे छोटे बच्चे वैसे ही अनुकरण करेंगे, वैसे ही कॉपी करेंगे। क्लियर? फिर है क्रम का सिद्धांत। क्रम का सिद्धांत देखिए, भाषा शिक्षण के 4 जो कौशल दिए गए थे, एल, एस, आर और डब्ल्यू। ठीक है? यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। क्लियर? तो ये एक क्रम में उनको बच्चों को करवाना चाहिए। देखिए, छोटा बच्चा जो होता है ऐसा नहीं है कि वो पैदा होते ही तुरंत लिखना चालू कर देगा। क्लियर? तो एक जो शिक्षण आप करवा रहे हैं वो क्रम से करवाइए। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों को भाषा के सभी कौशलों में निपुण करना चाहिए, जैसा कि वाचन कौशल, श्रवण कौशल, लेखन कौशल। इन सभी प्रश्नों को समुचित ज्ञान देना अत्यंत आवश्यक है। तभी कौशलों को सिखाने का सही क्रम होना चाहिए। जैसे क्या? पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। क्लियर? तो मतलब कि एक LSRW का जो एक क्रम है उस क्रम को लेकर चलना चाहिए। ठीक है? तो ये था कुछ शिक्षण का सिद्धांत। आगे हम बात करेंगे शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत क्या है। ये तो शिक्षण का सिद्धांत था, आगे हम सूत्रों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखिए, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत। अब ये क्या है? भाषा शिक्षण के कुछ सूत्र हैं। शिक्षक को भाषा शिक्षण के दौरान इन सूत्रों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करना चाहिए। इससे छात्रों को भाषा सीखने में आसानी होती है एवं शिक्षण अधिक प्रभावशाली बनता है। देखिए, कुछ शिक्षण सूत्र है जो कभी कभी ऐसे डायरेक्ट भी आपसे पूछ लिया जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला जो हमारा सूत्र है वो है ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्लियर? ज्ञात से अज्ञात की ओर का क्या तात्पर्य है? जैसे हमें बच्चे को समझाना है, हम बच्चे को ABCD पढ़ा रहे हैं, बच्चा बहुत ही छोटा है और हम उसको ABCD पढ़ा रहे हैं। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि हम बच्चे को ABCD पढ़ाना शुरू भी नहीं कर रहे हैं कि हम उसको A फॉर एप्पल बताना शुरू कर दें। नहीं, पहले हम ज्ञात चीज़ों को, अगर वो ABCD जानता होगा तब तो वो A फॉर एप्पल की तरफ जा पाएगा। यानी पहले जो बच्चा जानता है उसको पढ़ाना चाहिए और फिर हमें अज्ञात चीज़ों की ओर, जो वो नहीं जानता है उसको पढ़ाना है। क्लियर? तो ज्ञात से अज्ञात की ओर। सेकंड है हमारा सरल से कठिन की ओर। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले हम उसको कठिन चीज़ें ही बताने लगेंगे। अगर हम कठिन चीज़ें बताएंगे तो बच्चे का एक जो विश्वास है, एक जो आत्मविश्वास डगमगा जाएगा। आप कह सकते हैं कि बच्चा समझ ही नहीं पाएगा कि ये क्या चीज़ आप उसको बता रहे हैं। ठीक है? तो पहले जो चीज़ें बच्चा जानता है, यानी जो उसके लिए जो चीज़ें सरल हैं उसको आप बताइए, फिर आप धीरे धीरे कठिन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट है आपका विशिष्ट से सामान्य की ओर। देखिए, विशिष्ट चीजें पहले बताइए। जैसे एक पूरी गाड़ी का एग्जांपल अगर आप ले लीजिए तो एक पूरी गाड़ी है, होंडा सिटी जैसे एक गाड़ी का नाम है। क्लियर? तो मैं बताऊंगी बच्चों को कि अगर मेरे को विशिष्ट से सामान्य की ओर जो शिक्षण सूत्र है इसका पालन मुझे करना है। क्लियर? तो मैं बताऊंगी कि देखो ये क्या है, ये होंडा सिटी गाड़ी है। क्लियर? यानी विशिष्ट तो गाड़ी ही है होंडा सिटी। ठीक है? अब जो इसके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको बताना शुरू करेंगे। ठीक है? यानी हम बच्चे को विशिष्ट से सामान्य की ओर लेके जाएंगे।
पहले हम गाड़ी के बारे में बताएंगे और फिर हम उसके छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में बताएंगे। क्लियर? नेक्स्ट है आपका विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। देखिए ये सारे जो शिक्षण सूत्र हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए विश्लेषण का अर्थ क्या होता है? तोड़ना, ठीक है, और संश्लेषण का अर्थ होता है जोड़ना। इसी से आप याद रखिएगा विश्लेषण और संश्लेषण को। जैसे अगर हमें किसी कविता का या किसी भी चीज का हमें ट्रांसलेशन करने के लिए या अनुवाद करने के लिए बोला जाता है तो हम उसको छोटे छोटे भागों में तोड़कर उसका अनुवाद करते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है क्या? विश्लेषण। और संश्लेषण क्या कहलाता है? अब संश्लेषण का अर्थ होता है जोड़ना। जब हमें किसी चीज का निष्कर्ष निकालने के लिए बोला जाता है या फिर पूरे का हमें सारांश लिखने के लिए बोला जाता है तो हम एक पूरे का निचोड़ लिखते हैं, हर एक शब्द के अर्थ को हम जोड़ जोड़ कर लिखते हैं, तो ये हो गया हमारा संश्लेषण। उम्मीद करती हूँ कि विश्लेषण और संश्लेषण बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनकर आते हैं। क्लियर? फिर है हमारा अनुकरण का सिद्धांत, जो कि हमने भी पीछे पढ़ा भी था कि बच्चा क्या करता है, वो अनुकरण द्वारा सीखता है, यानी कि कॉपी करके सीखता है। एक जो शायद छूट गया, मूर्त से अमूर्त की ओर। देखिए मूर्त क्या होता है? जिसको हम खुली आंखों से देख सकते हैं, और अमूर्त क्या होता है? जिसको हम देख नहीं सकते, जिसके बारे में हम सिर्फ इमेजिनेशन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। क्लियर? तो एक छोटा जो बच्चा होता है, अगर उसके सामने हम कोई खिलौना लेकर आए, ठीक है, और खिलौने को पहले हमने उसको दिखा दिया, फिर बोला कि ये देखो कौवा मामा लेके गए, ठीक है, जैसा हम बच्चों के साथ करते रहते हैं, ठीक है। तो बच्चा जब खिलौने को देख लेगा, यानी मूर्त तरीके से जब बच्चा देख लेगा, तब जाके वो अमूर्त चिंतन कर पाएगा, यानी बिना देखे वो इमेजिनेशन एक बना पाएगा अपने दिमाग में कि अच्छा उसी खिलौने की बात करी जा रही है जिसको कौवा लेके गया, जो अभी मेरे सामने दिखा था। क्लियर? पहले बच्चे को मूर्त चीजें पढ़ानी चाहिए, फिर जाके अमूर्त चीजें। और लास्ट है आपका क्रम का सिद्धांत। तो LSRW का जो एक शिक्षण कौशल का जो क्रम है, भाषा कौशल का जो क्रम है, उसको हमें साथ लेकर चलना चाहिए। तो ये थे शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको शिक्षण सूत्रों का जो सिद्धांत है इसके बारे में अगर आपको एक टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो चैनल पे आपको मिल जाएगा। जो टेस्ट सीरीज का हमारा क्रम चल रहा था उसमें चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।